दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। दोस्तों जय हिंद। आज 6 जून है। यही वो तारीख है जब देश व दुनिया के गौरव हमारे भिलाई स्टील प्लांट का भविष्य आज से करीब 67 साल पहले धरातल पर लिखना शुरू हुआ था। आज के दौर में हम में से ज़्यादातर लोग इस खास दिन की अहमियत को भूल चुके हैं। इसलिए आइए जानते हैं अतीत के उस सुनहरे पन्ने के बारे में जब भिलाई स्टील प्लांट और इस्पात नगरी भिलाई ने आकार लेना शुरू किया था। जी हाँ, वह सोमवार 6 जून 1955 का दिन था। संयोग से आज भी सोमवार है, बिल्कुल आज की ही तरह लू के थपेड़ों से भरपूर और बेहद गर्म दिन। तब उस रोज की तपती दोपहरी में हमारे दुर्ग जिले के सर्किट हाउस में अलग अलग वाहनों में सवार 11 भारतीय व तत्कालीन सोवियत संघ के लोगों का एक समूह नागपुर से पहुंचा था। भिलाई के निर्माण के लिए आए इस समूह को हम सब पायनियर टीम या अग्रगामी दल के रूप में आज भी याद करते हैं। भारतीय पक्ष की ओर से तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार प्रांत, जो बाद में मध्य प्रदेश बना, के वरिष्ठ आईसीएस ऑफिसर व भिलाई स्टील प्रोजेक्ट के लिए नियुक्त हो चुके पहले जनरल मैनेजर श्रीनाथ मेहता तथा सोवियत पक्ष की ओर से नियुक्त चीफ इंजीनियर एनजी क्रोटेन्को इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे। पायनियर टीम के अन्य सदस्यों के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा रुककर। आइए पहले जानते हैं कि तब के हमारे दुर्ग में किन विपरीत हालात में यह पायनियर टीम भिलाई के निर्माण के लिए पहुंची और यहाँ रही। आप यह जो 2 कमरों वाला झोपड़ी नुमा भवन देख रहे हैं, दरअसल दुर्ग के सर्किट हाउस के नाम पर तब यही एकमात्र आलीशान भवन था। इसके चारों तरफ ज़्यादातर खुला मैदान था। इसके आसपास दुर्ग की तरफ तितुरडी व कसारीडी गांव तो भिलाई की दिशा में भविष्य के निर्माण के लिए उजड़ने तैयार हो रहे आमदी, कोसा, नवागांव, बावली व सुपेला जैसे कई गांव थे। करीब ही दुर्ग का रेलवे स्टेशन था, जिसमें सिंगल ट्रैक पर समय समय पर ट्रेनें आया जाया करती थी। स्वाभाविक है हम उस दौर में आज की तरह सुविधाओं की उम्मीद तो नहीं कर सकते। सर्किट हाउस में इन 2 कमरों के अलावा आसपास या पूरे जिले में कोई होटल लॉज नहीं था, ना ही तत्काल में यहाँ पक्के कमरे बनाए जा सकते थे। ऐसे में बताते चले कि खुले मैदान और पेड़ों के झुरमुट के बीच इस सर्किट हाउस के इर्द गिर्द भारत व सोवियत संघ के अपने इन खास मेहमानों के लिए तंबू लगाए गए और पूरे जिले से तमाम डाक बंगला से तखत मंगवाए गए। तय यह हुआ कि सर्किट हाउस के 2 कमरों में से एक में भिलाई स्टील प्रोजेक्ट का अस्थायी दफ्तर होगा और दूसरे कमरे में रूसी चीफ इंजीनियर एनजी क्रोटेन्को रहेंगे। यह अलग बात है कि क्रोटेन्को ने अलग से कमरे में रहने से इनकार कर दिया और अपने साथियों के बीच तंबू में रहना पसंद किया। इसके बाद उनके लिए आरक्षित यह कमरा डाइनिंग हॉल और बैठक के रूप में इस्तेमाल किया गया। इस तरह सभी भारतीय रूसी प्रतिनिधियों ने खुले आसमान के तले तंबुओं में रहना खुशी खुशी स्वीकार किया और अपने काम में लग गए। देखते ही देखते सर्किट हाउस का यह कमरा सोवियत संघ से आ रहे भिलाई स्टील प्लांट और इसके टाउनशिप के ड्राइंग व डिजाइन व तमाम फाइलों से भरने लगा। वह जून का महीना था और बारिश सर पर थी। भिलाई स्टील प्रोजेक्ट के नाम पर और भी भारतीय रूसी इंजीनियर अफसरों के आने का सिलसिला भी शुरू होना था, लेकिन तात्कालिक व्यवस्था के तौर पर किसी तरह की कोई बिल्डिंग तो वहाँ नहीं थी। ऐसे में गर्मी, बारिश और ठंड के मौसम में बिगड़ते मिजाज के बावजूद
रूसी और भारतीय बिना किसी शिकवा शिकायत के इन्हीं तंबुओं में रहे। आइए अब आपको पायनियर टीम के अन्य सदस्यों का परिचय भी दे दें। टीम में भारतीय पक्ष से एक महत्वपूर्ण सदस्य थे तत्कालीन सीपी एंड बरार प्रांत के पीएचई यानी जन स्वास्थ्य विभाग के चीफ इंजीनियर पुरतेज सिंह, जो कालांतर में भिलाई स्टील प्लांट के डिप्टी चीफ इंजीनियर, जनरल सुपरिंटेंडेंट और जनरल मैनेजर के पद तक पहुंचे। वहीं सोवियत संघ की टीम में एनबी लोबोट्स्की, मिखाइलोविच, टीएन खखलोव, स्वेतलाना खखलोव, आईएम मेस्त्रिकोवा, रूसी इंटरप्रेटर मिस रीता पोतापोवा व मिस वीका सहित 2 अन्य रूसी इंजीनियर शामिल थे। टीम के इन सदस्यों ने भिलाई के निर्माण में अपना अहम योगदान तो दिया ही, साथ ही बाद के दिनों में दूसरे कई भारतीय व रूसी सदस्य भी इस टीम का हिस्सा बनते चले गए। बीती शताब्दी में जब तक वैश्विक राजनीति में तत्कालीन सोवियत संघ का बोलबाला रहा, तब तक पायनियर टीम के सम्मान में हर वर्ष 6 जून को भिलाई स्टील प्लांट के स्तर पर पायनियर डे मनाया जाता रहा, जिसमें पायनियर टीम के सदस्यों को बुलाकर उनका सम्मान किया जाता था और अपने इन संस्थापक लोगों को सुनने भिलाई बिरादरी भी लालायित रहती थी। लेकिन बदलते दौर में सोवियत संघ का विघटन हुआ और उसके बाद से यह सिलसिला बंद हो गया। यह अलग बात है कि पायनियर टीम के सदस्य और उनका योगदान आज भी हम भिलाई वासियों के दिलों में जीवंत है। तो दोस्तों, यह थी पायनियर टीम की अहमियत बताने मेरी छोटी सी कोशिश। चलते चलते आपसे कुछ सवाल। क्या आप जानना चाहेंगे कि तंबुओं में रहने के बाद पायनियर टीम के लिए पहली स्थायी व्यवस्था कहाँ हुई? उस दौर में विभिन्न प्रदेशों से आ रहे कर्मचारियों के लिए पहली आवासीय व्यवस्था कहाँ हुई? और क्या पायनियर टीम का योगदान भिलाई स्टील प्लांट सहित हम सब ने भुला दिया, या फिर अपने संस्थापकों की याद में इस्पात नगरी में कोई निर्माण भी हुआ है? अगर आप यह सब जानने के इच्छुक हैं तो इंतज़ार करें मेरे अगले वीडियो का। आखिर में आपसे छोटी सी लेकिन एक वाजिब गुजारिश, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो पर आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आप इस्पात नगरी भिलाई के इतिहास के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो मेरी किताब वोल्गा से शिवनाथ तक ज़रूर पढ़ें। किताब खरीदने के लिए ब्यौरा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।